हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिजोल्यूट कैसे किया जाता है या उसका रिजोल्यूशन होता क्या है। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज आप ऑलरेडी जान रहे हो। स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस किया जाएगा, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी का रिजोल्यूशन क्या होता है, व्हाई डू वी नीड दिस रिजोल्यूशन, आइए सीखते हैं। सबसे पहले एक वेक्टर क्वांटिटी उठाते हैं फोर्स, और इसी से समझते हैं कि इसका रेजोल्यूशन क्या है। एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज ये एक प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर कोई एक ये बॉडी रखी हुई है। इस बॉडी पर अगर इस डायरेक्शन में, ठीक राइट साइड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया जाए, तो इस एग्जांपल को ऐसे समझेंगे। देखिए, जैसे ये आपका प्लेटफॉर्म है और ये एक वुडन ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है। अब इस प्लेटफॉर्म पे ये जो वुडन ब्लॉक है, इसमें मैंने एक धागा बांध रखा है, थ्रेड बांध रखा है, ताकि आपको फोर्स की डायरेक्शन पता चले। अब मैं इस थ्रेड को ठीक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखता हूं और इस पर फोर्स लगाता हूं। तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखकर फोर्स लगाऊं, तो आप देख सकते हैं कि ब्लॉक आपका ठीक फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लगा। ठीक है, ये मूव कर रहा है ठीक फोर्स की डायरेक्शन में, यानी राइट साइड की डायरेक्शन में ये जा रहा है। इतनी बात तो बहुत सिंपल है और समझ में भी आती है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं इस फोर्स की डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा चेंज करूं, जैसे कि मैं हॉरिजॉन्टल से सपोज थीटा एंगल पर ऐसे फोर्स लगाऊं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न लगा करके उससे थीटा एंगल पर फोर्स की डायरेक्शन कर दूं। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो ये ब्लॉक को रखा फिर से, ठीक है, प्लेटफॉर्म के ऊपर, और अब मैं इस थ्रेड को गौर करिएगा, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मैं थोड़ा सा थीटा एंगल पर इस तरीके से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं। अब मुझे बताइए ब्लॉक का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है। ब्लॉक का मूवमेंट अभी भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में पहले हो रहा था, जबकि फोर्स मैं किधर लगा रहा हूं, देखो फोर्स लगा रहा हूं किसी और डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि मैंने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में ब्लॉक का मूवमेंट हो, ये बात तो समझ में आती है। ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं उससे अलग डायरेक्शन में ब्लॉक क्यों मूव कर रहा है। या तो बिल्कुल ना मूव करे, लेकिन अलग डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा है। इससे ये समझ में आता है कि मेरे लगाए हुए फोर्स की डायरेक्शन के अलावा भी उसका इफेक्ट होता है। इसका मतलब कोई वेक्टर क्वांटिटी ठीक जिस डायरेक्शन में होती है, सिर्फ उसी डायरेक्शन में उसका पूरा का पूरा इफेक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके चारों तरफ उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। अब बेटा, ये जो फोर्स का इफेक्ट उसके चारों तरफ होगा, ये इफेक्ट उसके चारों तरफ जो होगा, इसी को हम कहते हैं फिजिक्स की भाषा में कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ये कंपोनेंट कहलाएगा, ठीक है। और अब आप इसको जिस डायरेक्शन में कैलकुलेट करोगे, मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैलकुलेट करने जा रहे हो, तो ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कैलकुलेट करने जा रहे हो तो ये बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। यही इफेक्ट, ठीक।
तो ये इफेक्ट कहलाते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। और इन कंपोनेंट्स को, इन इफेक्ट्स को पता लगाना, कैलकुलेट करना, यही कहलाता है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। यही कहलाएगा रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं कि हम रिजोल्यूट करेंगे कैसे किसी वेक्टर को। देखिए, दो तरीके हम लोग देखते हैं, एक ज्योमेट्रिकल मेथड और दूसरा एनालिटिकल मेथड देखते हैं। दोनों ही तरीकों से देखते हैं कि आखिर वेक्टर रिजोल्यूट कैसे किया जाएगा। मोटे मोटे तौर पर हम शुरुआत करेंगे एक 2D कार्टेशियन प्लेन लेके। ठीक है, 2D कार्टेशियन प्लेन क्या है? 2D कार्टेशियन प्लेन का मतलब कि एक जिसमें की एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो, एक्स और वाई एक्सिस। तो ये लो मैंने बना ली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब मान लो कि वेक्टर का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो ये है, ठीक ओरिजिन पर, और मेरा जो वेक्टर है वो इस तरीके से लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है कि मैं थोड़ा सा एंगल स्पेसिफाई कर रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं अपनी तरफ से 30 डिग्री के एंगल पर एक वेक्टर है इस तरीके से, ठीक 30 डिग्री के एंगल पर ये मैंने वेक्टर ले लिया। ठीक है, ये हमारा वेक्टर है, ये ठीक, ये हमारा फोर्स है। तो इस फोर्स का अगर हमें इफेक्ट कैलकुलेट करना है इसके चारों तरफ, तो हमने उसको अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 2D एक्सिस पर कैलकुलेट करने की कोशिश की, यानी सिर्फ x और y एक्सिस पे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। बेटा, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट या इफेक्ट कैलकुलेट करने का ज्योमेट्रिकल तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि उस वेक्टर की उस एक्सिस पर जो शैडो कास्ट होगी बस वही उसका इफेक्ट कहलाएगा। और शैडो कास्ट करने के लिए बस आपको इतना करना है कि अपने वेक्टर के हेड से उस एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल देना है, इस तरीके से एक परपेंडिकुलर सबटेंड कर देना है। अब ये परपेंडिकुलर जहां पे टच करेगा उस एक्सिस को, वही तुम्हारा कंपोनेंट कहलाएगा इस वेक्टर का उस एक्सिस पर। मतलब मैं इसको f सबस्क्रिप्ट x या x कंपोनेंट ऑफ फोर्स या वेक्टर बोल सकता हूं। सिमिलरली मैं अगर इस फोर्स इस अपने वेक्टर के हेड से ठीक 90 डिग्री पर एक लाइन सबटेंड करूं y एक्सिस पर, तो अब जो मुझको ये ओरिजिन से लगा के इस पॉइंट तक, इस परपेंडिकुलर वाले पॉइंट तक जो वेक्टर मिलेगा, इसको मैं लिख दूंगा f सबस्क्रिप्ट y, मतलब y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये बेटा हुए इसके वो इफेक्ट, वो कंपोनेंट्स, और इसको इस तरीके से कैलकुलेट करना ही कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक काम करते हैं, देखते हैं कि आखिर वैल्यूज क्या क्या है। देखो, मैंने जो वेक्टर बनाया था वो लगभग, जो यहाँ पे मैंने वेक्टर बनाया है वो लगभग 30 सेंटीमीटर वैल्यू का है। तो 30 सेंटीमीटर, अगर मैं एक न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लूं, तो मैं इस फोर्स को 30 न्यूटन कह सकता हूं, क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर का आया है। अब ऐसे ही मैं अगर मेजर कर लूं अपने कंपोनेंट्स को, यानी ये करीब करीब आ रहा है 26, fx का वैल्यू आ रहा है 26 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने एक न्यूटन को 1 सेंटीमीटर माना है, तो मैं लिख सकता हूं 26 न्यूटन। और इसी तरह से अगर मैं अपने y कंपोनेंट को मेजर करूं, तो वो आ रहा है लगभग
15 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूं 15 न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से ये जो मैंने कैलकुलेट किया ये कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। ये ज्योमेट्रिकल मेथड कहलाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? ओके, अब हम लोग इसी वेक्टर को रिजोल्यूट करने का एनालिटिकल मेथड देखते हैं कि आखिर एनालिटिकल मेथड क्या है। तो फिर से वही सारी बातें करते हैं कि माना कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, हमारा 2D कार्टेशियन प्लेन है, और हमने एक फोर्स जो कि ठीक 30 न्यूटन का था उसको ठीक 30 डिग्री के एंगल पर या शुरुआती तौर पे थीटा एंगल पे x एक्सिस के साथ ड्रॉ कर दिया। अब मुझे अगर इस अपने वेक्टर के फोर्स के कंपोनेंट्स चाहिए, रिजोल्यूट करना है इसको, तो मुझे देखना होगा कि कंपोनेंट्स मुझे किधर चाहिए। मुझे x एक्सिस पे कंपोनेंट चाहिए, मुझे y एक्सिस पे कंपोनेंट चाहिए। तो मुझे सिर्फ इतना करना है कि मैं जिस एक्सिस पर उस वेक्टर का कंपोनेंट चाहता हूं, मैं जिस एक्सिस पे उस वेक्टर का कंपोनेंट चाहता हूं, उस एक्सिस के साथ मेरे वेक्टर ने जो एंगल बनाया है उस एंगल का कॉस वैल्यू लूं और उसमें मल्टीप्लाई कर दूं अपने उस वेक्टर को। बस यही रिजोल्यूशन हो जाएगा, यही तुम्हारा कंपोनेंट हो जाएगा उस एक्सिस पर। तो मतलब अगर मुझे x एक्सिस पे चाहिए उसका कंपोनेंट, तो मैं लिख दूंगा अपना वेक्टर f मल्टीप्लाइड बाई कॉस, और जो मेरा वेक्टर उस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हो। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे y एक्सिस पर मेरा कंपोनेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉस, क्या, उस एक्सिस के साथ मेरे वेक्टर ने जो एंगल बनाया, ये वाला एंगल, ध्यान रहे। अब ये वाला एंगल मैं नहीं ले सकता, मुझे ये वाला एंगल लेना है, कॉस के साथ ये वाला एंगल। तो इस वाले एंगल को अगर मैं लेना चाहूं तो कुछ इस तरीके से बोलूंगा कि भाई y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में से इतना अगर थीटा हो गया तो बचा कितना, 90 माइनस थीटा। तो मैं यहां cos की जगह थीटा नहीं ले सकता, 90 माइनस थीटा मुझे लेना होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला के हिसाब से Fy इज इक्वल टू F cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा। इसीलिए अल्टीमेटली तुम्हारा ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है जनरली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, या यूं कहूं cos के 90 डिग्री परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होता है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। वरना ओरिजिनल उसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि cos का ही वैल्यू आपको लेना है, लेकिन एक्सिस के साथ वाला एंगल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा की सारी वैल्यूज sin थीटा के इक्वल रहेंगे, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। आप ये याद रखो, ये ज्यादा सही है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको हमेशा एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट लेना है वो cos में लेना है, लेकिन एंगल कौन सा होना चाहिए, वेक्टर का उसी एक्सिस के साथ जो एंगल बने वो वाला होना चाहिए, उसके अलावा नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो वेरीफाई कर लेते हैं चीजों को थोड़ा सा। 30 न्यूटन का हमने फोर्स लिया था, देखते हैं कि इसका x कंपोनेंट कितना आ रहा है। तो Fx इज इक्वल टू, F का वैल्यू मेरा है 30 मल्टीप्लाइड बाई cos, कितना एंगल है उस एक्सिस के साथ, 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री। Fx इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई cos 30 का वैल्यू क्या होता है, ऑफ कोर्स √3/2। तो यहां से fx का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 15√3। कितना आएगा, 15√3। चलो देखते हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाय 1.732 एंड हियर इट कम्स हाउ मच, 25.98। कितना वैल्यू आ रहा है, इट्स
like 25.98 न्यूटन। जरा वापस आ जाओ थोड़ा सा, ज्योमेट्रिकल मेथड में हमारा कितना वैल्यू आ रहा था fx का 26 न्यूटन, नियर अबाउट 26 न्यूटन। नाउ व्हाई दिस इज नियर अबाउट, व्हाई इट इज नॉट एक्चुअल, व्हाई इट इज नॉट एग्जैक्ट? तो एग्जैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ वो एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल टूल्स को लेकर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मतलब उतना प्रिसाइज नहीं हूँ। मैंने सो या आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज यहाँ पे ड्रॉ की थी। आप जब एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यूज ड्रॉ करोगे तो आपको बिल्कुल इक्वल वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है? ये चीज है। चलो एक काम करो, जल्दी से मुझको कैलकुलेट करके बताओ Fy का वैल्यू कितना होगा इस हिसाब से। फोर्स का वैल्यू कितना है 30 मल्टीप्लाइड बाय, चलो साइन थीटा वाले से कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा तो मेरा 30 ही था, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 का वैल्यू 1/2। Fy का वैल्यू कितना आ गया 15 न्यूटन। वापस आ जाओ, इधर 30 न्यूटन के फोर्स पे ज्योमेट्रिकली Fy का वैल्यू कितना आ रहा था 15 न्यूटन। वेरीफाई हुआ कि नहीं? फिर देखो इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो Fy इज इक्वल टू F cos 90 माइनस थीटा, तो F का वैल्यू कितना है 30, cos 90 माइनस थीटा कितना था 30 डिग्री, तो Fy इज इक्वल टू 30 cos 90 माइनस 30 कितना हुआ 60। Fy का वैल्यू कितना आ गया 30 मल्टीप्लाइड बाय cos 60 का वैल्यू 1/2 ऑफ कोर्स। अगेन the value of Fy is 15 न्यूटन, 15 न्यूटन। वेरीफाई हुआ, समझ में आया? इस तरीके से तुम्हारे पास दोनों मेथड हैं, दोनों से तुम सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल इसको समझना ज्यादा जरूरी है, यूज तो तुम एनालिटिकल मेथड ही करोगे, ज्योमेट्रिकल मेथड कहां कंपटीशन में करोगे, लेकिन तुम्हारे पास टाइम कम है। रिजोल्यूशन एक बार सीख लो, इसके सबसे ज्यादा यूज तुमको मिलेगा। तुम्हारे कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आएगा कि यू हैव टू रिजोल्यूट द वेक्टर, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में तुमको इस रिजोल्यूशन का फायदा मिलता है, जहां पे तुम्हें रिजोल्यूट करना पड़ता है, फिर चाहे वो मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो, कैसा भी। ठीक है, जरा इस वेक्टर को गौर करो। ये तुम्हारा वेक्टर है, ये उसका x कंपोनेंट है, ये उसका y कंपोनेंट है। ठीक है, ध्यान रहे x कंपोनेंट ज्योमेट्रिकल मेथड से क्या था, वो शैडो था, परपेंडिकुलर डाला था तुमने, वही x कंपोनेंट आया था। इसी तरीके से तुम्हारा जो y कंपोनेंट है वो भी क्या है, y कंपोनेंट तुम्हारा उस वेक्टर के हेड से तुमने y एक्सिस पे जो शैडो कास्ट की थी वही था तुम्हारा y कंपोनेंट। ठीक है, तो वेक्टर का कंपोनेंट हुआ तो वेक्टर ही। अब मैं इस वेक्टर को, ये जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा y वेक्टर, इस वेक्टर को अगर मैं बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए पैरेलल डिस्प्लेस करके यहां तक ले आऊं, मतलब कि मैं डिस्प्लेस करके तुम्हारे Fy को यहां पे बना लूं। ठीक, ये Fy को मैंने डिस्प्लेस करके यहां पे बना लिया। ठीक है, तो इस y कंपोनेंट ऑफ फोर्स को मैंने यहाँ पे पैरेलल डिस्प्लेस कर लिया, Fy लिख दिया। ठीक है, अब जरा तुम गौर करो, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे F से जो शैडो कास्ट की थी उसी से ये Fx बना था ना 90 डिग्री के एंगल पर। तो इसका मतलब अगर मैं इसको नाम दूं O A और B, तो इस ट्रायंगल को गौर करो, OAB जो ट्रायंगल हुआ तुम्हारा OAB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ? एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो वो कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल को देखो तो इसका हाइपोटेन्यूज यही होगा, इसका परपेंडिकुलर यही होगा और इसका बेस यही होगा। तो अगर इन वैल्यूज को यहां पे रखूं, हाइपोटेन्यूज ठीक मेरे वेक्टर का काम कर रहा है, इसी तरह से परपेंडिकुलर कौन है, y कंपोनेंट है, बेस का काम कौन कर रहा है, x कंपोनेंट कर रहा है। बेटा यहां से तुमको
अपने वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मिलता है, मतलब तुम अपने वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, अगर तुमको x और y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर दे रखे हैं तो। ठीक इसी तरह एक और काम करते हैं, ये जो एंगल है इस राइट एंगल ट्रायंगल का जिसको हमने थीटा माना था, अगर हम उसका tan लेते हैं तो tan थीटा कहता है कि मैं हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर का काम फिर से कौन कर रहा है, यहां पर y कंपोनेंट कर रहा है, बेस का काम कौन कर रहा है, x कंपोनेंट कर रहा है। tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, fy अपॉन x। बेटा ये तुम्हें एंगल दे देगा अपने वेक्टर का उस एक्सिस के साथ, अगर तुम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो तो। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से डिनोट किया जाता है ना, तो तुम्हें मैग्नीट्यूड तुम्हारे वेक्टर का यहां से मिल जाएगा, तुम्हें डायरेक्शन तुम्हारे वेक्टर की यहां से मिल जाएगी, एंड द वेक्टर विल बी होली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, इस फॉर्मूले से तुम्हें x कंपोनेंट y कंपोनेंट मतलब किसी कंपोनेंट से किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या रिलेशन है ये भी पता चलता है। ठीक है, अब एक चीज और है कि यहां पर अभी आपने सीखा कि वेक्टर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस पे कैसे रिजोल्यूट करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको इसमें रिजिड नहीं होना है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही और वर्टिकल एक्सिस पे ही वेक्टर को रिजोल्यूट करना है आपको। आप किसी भी रैंडम एक्सिस पर अपने वेक्टर को रिजोल्यूट कर सकते हैं। जैसे सपोज वेक्टर इस डायरेक्शन में हो, f नाम का एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है, और मुझको रैंडमली सपोज इधर कहीं इसका कंपोनेंट चाहिए मुझको, तो ध्यान रखना तुम्हें अब xy देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि जिस डायरेक्शन में तुम्हें इसका कंपोनेंट चाहिए वहां से ये वेक्टर एंगल कितना बना रहा है, बस तुमको उसी का cos थीटा लेना है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, बस यही तुम्हारा इसका कंपोनेंट उस रैंडम डायरेक्शन में हो जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में। सिमिलरली जब तुम ये निकाल लो तो जिस डायरेक्शन में जैसे तुमने ये निकाला, अब तुम इसी के परपेंडिकुलर वेक्टर की ही तरफ इसका दूसरा कंपोनेंट निकाल सकते हो जो हो जाएगा f। अब ये इधर के साथ कितना एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर लिया है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ कि नहीं, तो f cos 90 माइनस थीटा इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा उसके परपेंडिकुलर, या जिसको ही हम cos 90 माइनस थीटा को हम sin थीटा लिख लेते हैं। तो इस तरीके से तुमने रिजोल्यूट कर लिया अपने फोर्स को। ठीक है, तो तुम्हें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना है, तुम्हें किसी भी रैंडम डायरेक्शन में तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ज्यादातर तुम्हें इस तरीके की चीजें इंक्लाइंड प्लेन के मैकेनिक्स के क्वेश्चंस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, फोर्स को मैकेनिक्स में फोर्स को, एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को रिजोल्यूट करना पड़ेगा, तो उसमें तुम ये मत देखना कि हॉरिजॉन्टल हो तभी हम cos लें, वर्टिकल हो तभी हम sin लें या वगैरह लें। ठीक है, इस तरीके से तुम रिजोल्यूट कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहां तक की जो हमारी थ्योरी थी वो कहती है टू डायमेंशनल स्पेस में हमारा वेक्टर कैसा हो। अब थोड़ा एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, थ्री डायमेंशनल स्पेस में हमारा वेक्टर कैसा हो, थ्री डायमेंशनल स्पेस में कैसे रिजोल्यूट करें हम उसको। तो चलिए देखते हैं वेक्टर इन 3D स्पेस। तो देखिए 3D स्पेस में रिजोल्यूट करने के लिए एक चीज आपको बताऊं कि माना ये आपकी x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस। अब x और y एक्सिस तो मैं इस प्लेन पे बना सकता हूं, लेकिन z एक्सिस इस पे नहीं दिखा सकता। तो z एक्सिस को आपको समझना पड़ेगा। z एक्सिस आपकी ऐसे, ये जिस तरीके से ये पेन बाहर की तरफ, ये z एक्सिस है आपकी। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से दिखा जरूर रहा हूं, पर आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये वास्तव में इस प्लेन में नहीं, ये ऐसे है। ओके, और अब जो वेक्टर है हमारा, ये ग्रीन पेन से तुमको दिखा रहा हूं,
जो वेक्टर है हमारा वो ऐसे, ये है हमारा वेक्टर, आप देख पा रहे हो, ये इस तरीके से, ये देखो ऐसे। तो वेक्टर हमारा ग्रीन पेन वाला z एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता हुआ है, x एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है और y एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है। तो हमारा वेक्टर इन तीनों एक्सिस पर इस तरीके से रिजोल्यूट होगा कि मान लिया ये सेंटर है, ये ओरिजिन है, तो हमारा वेक्टर x एक्सिस पर जो अपना कंपोनेंट रखेगा वो fx कहलाएगा, y एक्सिस पे जो अपना कंपोनेंट रखेगा वो fy कहलाएगा, इसी तरह से z एक्सिस पर जो कंपोनेंट रखेगा वो fz कहलाएगा। और अब अगर मुझे fx निकालना है तो मैं इस वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दूं इस वेक्टर और x एक्सिस के बीच का ये एंगल का cos, यानी f मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड x एक्सिस और इस वेक्टर के बीच का एंगल, मान लिया उसको हम अल्फा 1 से दिखा रहे। इसी तरीके से अगर इस वेक्टर ने y एक्सिस के साथ भी एंगल बना रखा है, सपोज cos अल्फा 2, तो अब fy मेरा हो जाएगा f cos अल्फा 2। इसी तरह से z एक्सिस के साथ ये वेक्टर ये जो एंगल बनाएगा ये वाला, इसका cos लूंगा, माना cos अल्फा 3 और मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने वेक्टर में, तो ये मेरा z कंपोनेंट आ जाएगा। तो वेक्टर को 3D स्पेस में ऐसे रिजोल्यूट किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे 3D हो, 4D हो, ND स्पेस हो, कितना भी स्पेस हो, सोचने में क्या जाता है, सोच लेते हैं हम लोग 4D स्पेस है, 5D स्पेस है, 6D स्पेस है, ND स्पेस है। ND स्पेस के पे हमें अगर वेक्टर रिजोल्यूट करना पड़ जाए तो ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, fx, fy, fz, fn, fm, fn, fk, कुछ भी, और सबका बस तुम्हें यही करना होगा कि अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है तो उस वेक्टर का प्रोडक्ट ले लेना है उस वेक्टर और उस एक्सिस के बीच के बने एंगल के cos कंपोनेंट से, वो तुम्हारा उसका कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है अगर मैं इसको ड्रॉ करूं वेक्टर को, तो मान लिया ये तुम्हारा वेक्टर था सपोज ऐसे, और इसने x एक्सिस के साथ ये एंगल बनाया अल्फा 1, इसने y एक्सिस के साथ ये एंगल बनाया अल्फा 2, और इसने z एक्सिस के साथ ये एंगल बनाया अल्फा 3। तो इस तरीके से अपने वेक्टर को तुम 3 कंपोनेंट्स में रिजोल्यूट कर लोगे 3D में, ठीक है। इसका एक दूसरा तरीका भी देखो कि आखिर इसका एक दूसरा तरीका क्या है, वो भी देखिए। मान लीजिए कि ये जो वेक्टर हम लोगों ने बनाया था, ये तुम्हारा f था, ये, ठीक है, ये हमारी z एक्सिस थी, ये वेक्टर था। एक काम करते हैं कि अपने वेक्टर से ये x y प्लेन, अपने वेक्टर से x y प्लेन पर इसकी शैडो कास्ट करते हैं। शैडो दिखाई दे रही है वेक्टर की, ये देखो उसी डायरेक्शन में कर रहा हूं। ये अगर तुम्हें शैडो नजर आ रही हो वीडियो में, तो ये देखो इसकी शैडो कास्ट हो गई। मतलब अपने वेक्टर की अगर मैं शैडो कास्ट करूंगा एक्स वाई प्लेन पर ऐसे, इस तरीके से, या शैडो कास्ट करने का मतलब क्या सिखाया था कि इसके हेड से एक परपेंडिकुलर डाल दो एक्स वाई प्लेन पर। अब इसको देखने का तरीका ऐसा रखो, देखो ये अपने एक्स वाई प्लेन को, एक्स वाई जेड प्लेन को कुछ इस तरीके से घुमा रहे हैं कि माना ये है तुम्हारा x, ये है तुम्हारा y और ये है तुम्हारा z, इस तरीके से,
ठीक है। और अब हमारा जो वेक्टर है वो है सपोज ये एफ वेक्टर जो z के साथ एंगल रख रहा है सपोज अल्फा। तो अगर मुझे z एक्सिस पे उसका कंपोनेंट चाहिए तो मैं उससे परपेंडिकुलर डाल दूंगा z एक्सिस पर, और ये जो मुझे कंपोनेंट मिलेगा ये इसका z कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं कि मैं इस f से एक्स वाई प्लेन पर, जैसे अभी यहां बताया ना मैंने, एक्स वाई प्लेन पर एक परपेंडिकुलर डालूं इस तरीके से, एक्स वाई प्लेन पर ऐसे मैंने परपेंडिकुलर डाला और वो इस तरीके से एक नया वेक्टर मुझको देगा से एफ डैश। अब इस एफ डैश को ये बाकी का 3D भूल के मैं सिर्फ 2D में रिजोल्यूट करूं, किसको, एफ डैश को। तो देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, एफ डैश से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स एक्सिस पर, तो ये मुझको जो कंपोनेंट मिला ये कंपोनेंट होगा एफ एक्स, नहीं इसका कंपोनेंट थोड़ी है, इससे परपेंडिकुलर थोड़ी डाला एक्स एक्सिस पे, मैंने इसके शैडो जो कि एक्स वाई प्लेन पे था उससे परपेंडिकुलर डाला है। तो इसका मतलब ये जो x कंपोनेंट मुझको मिला ये इसका नहीं f डैश का हुआ। इसी तरह से अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहां पे डालूं y एक्सिस पर, तो ये जो मुझको वेक्टर मिलेगा, ये जो मुझको कंपोनेंट मिलेगा ये f डैश y मिलेगा। ठीक है। अब मैं जो थ्योरी पहले पढ़ के आया वो 2D वाली, कि इसको भी एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर लो। तो f डैश के दो कंपोनेंट तुमको मिले हैं, f डैश के दो कंपोनेंट तुमको मिले हैं, तो अब तुम f डैश का स्क्वायर f डैश x का स्क्वायर और f डैश y का स्क्वायर लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड निकालने का भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि अगर हम इस वेक्टर को यहां पे डिस्प्लेस कर लें और इसको एंगल थीटा मान लें, तो एक ट्राइंगल बन रहा था हम लोगों का 2D में, राइट एंगल ट्राइंगल, वहां से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर था। इसको एक किनारे रख लो आप। ठीक है। अब देखिए ये जो तुम्हारा वेक्टर है यहां से भी तो तुमने यहां तक परपेंडिकुलर ही डाला था, ये भी तो परपेंडिकुलर ही डाला था, तभी तो हमको f डैश मिला था। अब जरा तुम इस ट्राइंगल को गौर करो, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर इसमें हम एफ जेड को डिस्प्लेस करके यहां तक ले आए, मतलब यहां से शुरू होकर यहां तक एफ जेड ये डिस्प्लेस करके यहां तक ले आए, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल नाम देता हूं ओ ए बी। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी हाइपोटेन्यूज का काम, अब ध्यान दो, ये करेगा तुम्हारा ओ एफ यानी कि ओ ए का स्क्वायर। इसी तरह से परपेंडिकुलर का काम, क्योंकि ये 90 डिग्री कनेक्टिंग 90 डिग्री परपेंडिकुलर और बेस को ही तो मिलाने वाला एंगल होता है, तो इसका मतलब ये तुम्हारे परपेंडिकुलर का काम करेगा ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर तुम्हारे बेस का काम करेगा। लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, और अब वैल्यूज रख दो। ओ ए ही तो हमारा ओरिजिनल वेक्टर है एफ स्क्वायर, ए बी अभी हम किसको पैरेलल डिस्प्लेस करके लाए हैं, एफ जेड को पैरेलल डिस्प्लेस करके लाए हैं। इसी तरह से ओ बी बेस है और वो क्या था, वो एफ का ही एक्स वाई प्लेन पर ये शैडो था, तो इसका मतलब एफ डैश स्क्वायर। अब यहां से तुम देखो
एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जेड स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर, जिसकी वैल्यू अभी अभी तुमने एक्स वाई प्लेन के इस राइट एंगल ट्राइंगल से निकाली है, इस राइट एंगल ट्राइंगल से निकाली है। कितनी निकाली है? एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस एफ डैश वाई स्क्वायर। ये वैल्यू तुम यहां पे रख सकते हो, तो तुम्हारा वैल्यू बन जाएगा, इसको ब्लू पेन से लिखता हूं ताकि तुम्हें पता चले कि कहां से लाए हैं। एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है, डैश लगा दो इस तरीके से। ठीक, अब इसको देखिए आप, ये जो आपका फॉर्मूला बना, इससे तुम अपने एफ का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। इस तरीके से तुम इसका वैल्यू निकाल सकते हो। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि ये जो हमारा वेक्टर है, जो मेजर वेक्टर है जिसको हम रिजोल्यूट कर रहे थे, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में उस वेक्टर के x कंपोनेंट का स्क्वायर हो, y स्क्वायर हो, fz स्क्वायर हो, तो ये तो समझ में आता है। उसके फॉर्मूले में f डैश x का स्क्वायर, मतलब f डैश तो ये ना, इसके कंपोनेंट के स्क्वायर यहां पे क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए ये देखो बेटा कि अगर मान लो तुमसे ये कहा जाए कि f से डायरेक्ट x एक्सिस पर कंपोनेंट निकालो, तो तुम ये काम करोगे कि F से डायरेक्ट x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालोगे, ऐसे ये परपेंडिकुलर डालोगे, और अब ये जो वेक्टर होगा तुम्हारा, यहां तक ये जो वेक्टर होगा, इसको तुम fx बोलोगे। ठीक, इसी तरह से जब तुम f से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे डायरेक्ट, तो वो तुम्हारा fy होगा। ध्यान रहे, अगर f ने x एक्सिस के साथ ये एंगल अल्फा 1 बनाया, यहां से f ने x एक्सिस के साथ ये एंगल अल्फा 1 बनाया, तो उसके fx का वैल्यू होगा, f cos अल्फा 1। और अब इस f डैश से जो तुमने परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पर, जिससे इसका कंपोनेंट आया f डैश x, उसका वैल्यू अगर तुम निकालने गए, यानी f डैश x का, तो वो वैल्यू आएगा f डैश, इसका निकालो ना कंपोनेंट, मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ इसने x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, यानी कि थीटा। और अब बस तुमको थोड़ा सा इमेजिन करना है, अगर इमेजिन कर ले गए तो वही खेल है कि ये दोनों आपस में इक्वल ही होंगे, ये दोनों इक्वल ही होंगे। जैसे कि ये तुम्हारा f है, ये इस तरीके से, तो इस f से मैंने ये परपेंडिकुलर डाला तो मुझे f डैश मिला। अगर मैं इस f से डायरेक्ट x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालता तो fx मिलता, और ये जो f डैश मिला है, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो मुझको f डैश x मिलेगा। बेटा दोनों सेम ही तो होंगे, मतलब मैं इस f डैश की जगह भी fx स्क्वायर लिख सकता हूं, f डैश y की जगह भी fy स्क्वायर लिख सकता हूं, और fz तो है ही मेरा, ये मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझको मिल जाएगा, बिकॉज फ्रॉम हियर fx विल बी इक्वल टू f डैश x, इक्वल ही होगी, इसके कंपोनेंट और इसके कंपोनेंट इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल अलग अलग है, एंगल अलग अलग है। ठीक है, अब एक चीज और देखो, f वेक्टर से x y 2D, तीसरा वाला छोड़ दो, 3D वाला z एक्सिस छोड़ दो,
एक्स और वाई एक्सिस वाले प्लेन पर एफ से तुमने जो शैडो डाला था एफ डैश उसका स्क्वायर और तीसरा एक्सिस पे जो कंपोनेंट आया उसका स्क्वायर, यही तुम्हारा मेजर वेक्टर बना कि नहीं बना? ठीक है। अब एक चीज और सुनो, मान लो कि ये एफ जो कि एक्स वाई जेड 3D प्लेन में वेक्टर है, ये भी इस एफ डैश की तरह किसी और वेक्टर का जो 4D में हो मेजर वेक्टर उसकी शैडो, जैसे एफ डैश एफ की शैडो है, एफ जेड तीसरी एक्सिस है, वैसे ही 4D में एफ किसी और मेजर वेक्टर की शैडो हो। तो अगर ये शैडो हो तो मैं इसको जैसे इसकी शैडो का ये एफ डैश स्क्वायर यहां लिखा हुआ है, मैं वैसे ही इस एफ को किसी की शैडो मान लूं, उसका स्क्वायर लिख दूं, प्लस जैसे अपने वेक्टर का 2D के अलावा जो तीसरी डायमेंशन थी उसका स्क्वायर इसमें जोड़ा था मैंने, तब जाके मेरा मेजर वेक्टर का स्क्वायर आ गया था। वैसे ही 4D में ये तीन तो हो गए, चौथी हम इमेजिन कर लें कि चौथी जो डायमेंशन है यानी फोर्थ डायमेंशन, उसमें जो कंपोनेंट हो, जैसे इसका थर्ड में उसका जो कंपोनेंट हो उसका स्क्वायर करूं तो मुझे वो मेजर वेक्टर मेरा मिल जाएगा 4D वाला। इसी को अगर थोड़ा सा अगर हम लोग गौर करें तो ठीक है, एफ से 2 डायमेंशन पर जो शैडो कास्ट की उसका स्क्वायर प्लस तीसरा डायमेंशन पे जो कंपोनेंट था उसका स्क्वायर, इसने मुझको मेरा मेजर वेक्टर दे दिया। सिमिलरली अगर एफ 4D में बाकी 3 डायमेंशन में शैडो हो किसी मेजर वेक्टर की, उसका स्क्वायर प्लस फोर्थ एक्सिस पर जो उसका कंपोनेंट हो उसका स्क्वायर, ये मुझको वो मेजर वेक्टर दे देगा जो 4D में होगा, है कि नहीं? और अब अगर मैं यहां से एफ डबल डैश का स्क्वायर निकालूं तो वो कुछ ऐसा ही तो आएगा, एफ स्क्वायर की जगह मैं एफ एक्स स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर, एफ जेड स्क्वायर लिख सकता हूं, ऐसे इस तरीके से। और ये मेरा फोर्थ डायमेंशन वाला f4 का स्क्वायर, है कि नहीं बेटा? इस तरीके से तुम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, जो वेक्टर फोर्थ डायमेंशन में अगर उसके सारे कंपोनेंट्स का तुम स्क्वायर करके ऐड करो तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक इसी तरह अगर मान लो हमारा कोई ऐसा वेक्टर हो जो ND स्पेस में हो, तो अगर उस मेजर वेक्टर को मैं F से लिख के दिखाऊं तो वो उसके सारे कंपोनेंट fx स्क्वायर, fy स्क्वायर, fz स्क्वायर प्लस डैश 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 n डायमेंशन तक जितने भी उसके कंपोनेंट हैं उनका स्क्वायर करते चले जाओ तो मैं उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा यहां से। तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर को तुम कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स में रिजोल्यूट कर सकते हो। ठीक है, अब एक लास्ट थ्योरी और देखो। तो अब हम लोग अपने रिजोल्यूशन के फाइनल राउंड में पहुंच गए। ठीक है, ऐसा है कि मान लिया कोई एक वेक्टर है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं एग्जांपल टाइप में, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये हमारा वेक्टर हो गया से f वेक्टर। ठीक है, तो अब इस वेक्टर का सपोज fx हमने निकाला, ये आया और उस fx का वैल्यू था सपोज 3। इसी तरह से हमने इसका y कंपोनेंट निकाला और उस y कंपोनेंट का वैल्यू था सपोज 2। सिमिलरली हमने इसका z कंपोनेंट निकाला और z इसका एक्सिस पे कंपोनेंट आ गया 4। तो अब ये जो 3, 2 और 4 है, इनको मैं किस तरीके से देखो लिख सकता हूं। मान लो मैंने x एक्सिस पर थोड़ा सा रेंज दे दी
कि ये ओरिजिन का मतलब 0 होता है, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4। ठीक, इसी तरह से मैंने y एक्सिस पे 1 यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, 1, और ये हो गया मेरा 2। इसी तरह से z एक्सिस पे 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अब मुझको जो मेरा fx मिल रहा है वो यहां से लेके यहां तक है, यानी 0 से लेके 3 तक मुझे वैल्यू मिल रही है मेरे fx की। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, fx इज इक्वल टू 3 into 1। ठीक है, अब fx है क्या? fx है x एक्सिस पर मेरे वेक्टर का कंपोनेंट। ठीक, तो अगर मैं x एक्सिस को कुछ डिनोशन दे दूं, x एक्सिस की डायरेक्शन को कुछ डिनोशन दे दूं कि मैं इसके यूनिट को यानी सिर्फ एक नंबर को i मानूंगा और उसको i कैप से दिखाऊंगा, कह दूंगा कि भाई ऐसा है, i का जब मैं मैग्नीट्यूड बोलूंगा तो वो 1 होगा और डायरेक्शन बोलूंगा तो x एक्सिस की तरफ होगा। तो मैं इस 3 into 1 को लिख सकता हूं fx into i कैप, मतलब मेरा जो x एक्सिस पे कंपोनेंट है वो डिनोशन के लिए कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, कैसे? इस तरीके से 3 into 1 को i कैप बोल दिया मैंने। इसी तरीके से y एक्सिस पे मेरा जो कंपोनेंट है वो 2 है, तो 2 का मतलब मैं उसको लिख सकता हूं 2 times of 1। अब 1 तो किसी यूनिट वेक्टर की वैल्यू हो सकती है। अगर मैं y एक्सिस के एक यूनिट को नाम दे दूं j, तो उसको मैं लिख सकता हूं 2j कैप। इसी तरह से मैं z एक्सिस पर यूनिट को नाम दे दूं k, तो मैं fz जो मेरी वैल्यू 4 थी उसको मैं 4 times of 1 यानी कि 4 और 1 को मैं यूनिट वेक्टर k का नाम दे सकता हूं k कैप। अब मैं अपने वेक्टर को यानी f को जब उसके सारे इफेक्ट्स, सारे कंपोनेंट्स के साथ लिखूंगा, मतलब कि जब मैं उसके x कंपोनेंट जो कि 3i है, उसके y कंपोनेंट जो कि 2j है और उसके z कंपोनेंट जो कि 4k है के साथ लिखूंगा, तो ये कहलाता है किसी भी वेक्टर का वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। इसमें तुम्हें वो सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे, और ये भी पता चल जाएगा कि किस कंपोनेंट की बात हो रही है, क्योंकि i कंपोनेंट की बात हो रही है, इसका मतलब उसका जो कोएफिशिएंट है वो और कोई नहीं बल्कि क्या होगा, fx होगा। j का जो कोएफिशिएंट है वो कोई नहीं बल्कि fy है, और इसी तरीके से जो k है वो और कोई नहीं fz है। ये इस तरीके से वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर यहां पर ये जो तुम्हारा fx है ये क्या है, ये और कुछ नहीं, बस इसका मैग्नीट्यूड इतना सा है कि मैं अपने वेक्टर के मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर दूं cos, किसके बीच का एंगल, उस वेक्टर और x एक्सिस के बीच का एंगल, सपोज अल्फा 1 i कैप। इसी तरह से fy क्या है, fy और कुछ नहीं, बस मेरे वेक्टर का y कंपोनेंट है, मैं जिसको निकालने के लिए बस इतना करूंगा कि अपने वेक्टर के मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर दूंगा cos ऑफ एंगल। कौन सा एंगल, मेरे वेक्टर ने जो उस एक्सिस के साथ बनाया हो, सपोज अल्फा 2। सिमिलरली z का भी मैं ऐसे ही निकाल लूंगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इसको n डायमेंशनल स्पेस में अगर रिजोल्यूट करता चला गया तो मैं बस अपने वेक्टर के मैग्नीट्यूड में cos मल्टीप्लाई करूंगा उस एंगल का जो एंगल बना रहा है मेरा वेक्टर उस एक्सिस के साथ, बस उसको लिखते चले जाऊंगा।
ये वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कहलाता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करता है। तो इसका मतलब कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है 3i + 2j + 4k या -4k, तो आप समझ जाओ कि i j k और कुछ नहीं, उस डायरेक्शन है x y z एक्सिस की, और उनके साथ जो कोएफिशिएंट है वो और कुछ नहीं, तुम्हारे वेक्टर के रिजोल्यूशन है, कंपोनेंट्स हैं, fx, fy, fz एंड सो ऑन। देखिए, तो fx, fy और fz और कुछ नहीं, बस f cos अल्फा 1, f cos अल्फा 2, f cos अल्फा 3 है। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 क्या है बेटा? तुम्हारे वेक्टर ने जिस एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया हो, बस उसी का cos लेना है तुमको, उस एक्सिस पे वो तुमको कंपोनेंट मिल जाएगा। इस तरीके से ऐसे तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन होगा वेक्टर का कहीं भी। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए √fx² + fy² + fz², इस तरीके से तुमको लिख देना है। ठीक, वेक्टर का रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा जगह तुम्हें काम आएगा। जनरली जहां कहीं भी रिजोल्यूशन है, जैसे मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम है, एक्सीलरेशन को तुम्हें रिजोल्यूट करना है ना। दरअसल जैसे इंक्लाइंड प्लेन हो गया, उस पे कोई बॉडी रखी हुई है, तो अब उसका वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और तुमको जो है उसको रिजोल्यूट करना है। तो तुम्हें जो एंगल पता हो, अगर मान लो मुझे इधर का एंगल पता है, ये थीटा है, मुझे पता है कि ये एंगल थीटा है, मान लिया इफ इन केस, तो मैं तुरंत यहां पे लिख दूंगा mg cos थीटा। अब जो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर की ही साइड दूसरा वाला होगा, वो अपने आप बन जाएगा mg cos 90 - थीटा, या जिसको ही तुम लिखते हो mg sin थीटा। ऐसे समझ गए? इस तरीके से अगर मान लो तुमको इधर वाला एंगल पता होता है, इधर वाला एंगल, ये एंगल दे रखा होता थीटा सपोज, तो तुम तुरंत इधर वाले को लिखते कि mg cos थीटा, तब ये हो जाता तुम्हारा mg cos थीटा, और फिर इसके परपेंडिकुलर ये तुम्हारा आता mg cos 90 - थीटा, जो कि बन जाता है mg sin थीटा। तुम्हें जिस तरफ का एंगल पता हो, बस उस तरफ तुम्हें रिजोल्यूट कर देना है cos कंपोनेंट लेके, इतना तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें इसको अप्लाई करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपडेट रहने के लिए। और इस चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक CBSE, ISC, ICSE और कंपटीशन के फिजिक्स की सबसे सिंपल थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड टेक केयर।